Hello students, today we will discuss about a very important device called meter bridge. It is an instrumental device which is used to find the resistance of a unknown resistance. एक मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस है जिसका एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है और जिस पर थ्योरी पर भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है उसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंटल यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। उसके लिए देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, वो अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस का और ऐसा ही अरेंजमेंट हम बनाएंगे एक डिवाइस से और उस डिवाइस का नाम है मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज मीटर ब्रिज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक 1 मीटर की स्केल का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। इसका यूज क्या है, 4 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें से हमको एक अननोन रेजिस्टेंस निकालना होगा। 3 रेजिस्टेंसेस हमको पता होंगे, राइट। यूज कौन सी थ्योरी करेंगे, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, राइट। अब जब हम इसमें एक्सपेरिमेंटल यूज करते हैं इसका, तो एक्चुअली में हमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस पता होता है और एक वायर दिया रहता है, उसकी लेंथ का रेशियो ही रेजिस्टेंस का रेशियो बन जाता है, जिससे हमें सिर्फ एक नॉन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए मात्र एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है और लेंथ की ज़रूरत पड़ती है और हमको अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता चल जाता है। तो पहले इसकी हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी वर्किंग देखेंगे, कैसे ये वर्क करता है और किस तरीके से एक्सपेरिमेंट में इसका यूज़ करते हैं। इसमें एक वुडन बोर्ड होता है, लकड़ी का एक बोर्ड होता है जिसकी लेंथ लगभग 1 मीटर के अबाउट होती है। इस पर 1 मीटर की एक स्केल लगी रहती है। उस वुडन बोर्ड पर 2 एल टाइप की मतलब क्या है कि उनकी शेप जो है वो ऐसे होती है, एल शेप में, ऐसे एल शेप में इस तरीके से होती है, एल बनी होती है, इसको हम बोलते हैं एल शेप। और ये प्लेट होती हैं, 2 प्लेट होती हैं जो कॉपर की बनी हुई होती हैं, वो उसी वुडन बोर्ड पर बाउंड होती हैं, कसी हुई होती हैं। और उन दोनों एल शेप की प्लेट के बीच में एक स्ट्रेट सीधी प्लेट कॉपर की लगाई जाती है। कॉपर ऑक्सीडाइज ना हो जाए इसलिए उसके ऊपर हम क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं ताकि कॉपर जो है एयर के साथ ऑक्सीडाइज ना हो जाए। होता यह है कि इंस्ट्रूमेंट एक बार लैब में आ जाता है फिर वो कई साल तक इंस्ट्रूमेंट वो चलता है, तो ऐसे में वो कॉपर स्ट्रिप एयर के साथ लगातार रखी रहेगी तो एयर के साथ वो ऑक्सीडाइज होगी, कॉपर के ऑक्सीडाइज बन जाएंगे जिसकी वजह से कॉपर के ऊपर जंग लग जाएगी और उससे कॉपर की कंडक्टिविटी पर असर आ जाएगा और हमको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए कॉपर की कंडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए उसको हम क्रोमियम की कोटिंग कर देते हैं जिससे कॉपर की प्लेट वो हमको वाइट कलर की दिखने लगती हैं, स्टील के जैसे दिखने लगती हैं, पर होती वो कॉपर की हैं, राइट। और इस वुडन बोर्ड पर ही एक 1 मीटर लेंथ की स्केल लगी रहती है और इस स्केल के ऊपर एक थिन वायर 1 मीटर लेंथ का एक थिन वायर होता है। ये वायर मैग्नीशियम या कॉन्स्टेंटन मटेरियल का बना हुआ होता है। पिछले एक लेक्चर में आपको पहले बताया जा चुका है कि रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। मेटल का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, इसका मतलब कंडक्टिविटी कम होती है, जबकि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। अलॉय एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी पर कोई खास असर नहीं पड़ता है या रेजिस्टिविटी पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। एक कांस्टेंट के बारे में बताया गया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा। अल्फा की वैल्यू मेटल के लिए पॉजिटिव और हाई होती है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होती है, एलॉय के लिए पॉजिटिव और लो होती है। अल्फा इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज करेगा, रेजिस्टेंस क्यों चेंज करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पर। यानी टेम्परेचर बढ़ा देने से ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़्यादा चेंज हो जाए तो उसको हम स्टैंडर्ड वायर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो खुद नहीं बदलना चाहिए, उसकी वैल्यू खुद चेंज नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीशियम का वायर इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसका अल्फा कम होता है, थर्मल टेम्परेचर कोएफिशिएंट
कम होता है। इसका ये मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी रेजिस्टिविटी पे कोई खास ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। रेजिस्टिविटी पर जब असर नहीं पड़ता है इसका मतलब रेजिस्टेंस पर भी असर नहीं पड़ता है। यानी ऐसे केस में ऐसे वायर को हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइवा में या 1 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है कि मीटर ब्रिज में कॉन्स्टेंटन या मैग्नेटिन नाम का मटेरियल का ही वायर क्यों लगाते हैं। तो उसका आंसर यही है कि क्योंकि ये एक एलॉय है। एलॉय के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव बट लो होती है। इसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे कोई खास असर नहीं पड़ता है। इसलिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे वायर, एलॉय का यानी कि कॉन्स्टेंटन का या फिर मैग्नेटिन का, राइट। अब देखिए इसके कंस्ट्रक्शन देखिए और इसका प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल है ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन पर ब्रिज है, बेस्ड है। पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये एक वुडन बोर्ड है। 3D में डायग्राम बनाने की कोशिश की गई है। ये आप पहली बार से समझेंगे, फिर शॉर्ट में डायग्राम इजी तरीके से बना सकते हैं। ये जो है ये एक वुडन बोर्ड है जो इस तरीके से रखा हुआ है, राइट। इस वुडन बोर्ड के ऊपर एल शेप की, ये एल है जो इस तरीके से रखी है, ये एल है जो ऐसे रखी है, एल शेप की प्लेट। ये आपको यहाँ पर ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ये 3D में दिखाने की कोशिश की है इसलिए आपको 90 से ज़्यादा दिख रहा है। टॉप व्यू देखेंगे तो बिल्कुल सीधा ऐसे होगा। ये एल शेप की प्लेट है, एक ये एल शेप की प्लेट है, दोनों ही कॉपर की बनी हुई होती हैं। कॉपर के अलावा अगर किसी मटेरियल की बनी है तो आप ये समझ लीजिए कि मीटर ब्रिज की कॉस्ट को कम करने के लिए ऐसा किया गया है। कॉपर की इसलिए बनाते हैं क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी करंट का लॉस इस रेजिस्टेंस की प्लेट के रेजिस्टेंस में हो, इसलिए ये कॉपर की प्लेट्स बनी हुई हैं। एक प्लेट ये फिट है, एक प्लेट ये फिट है, तो इन दोनों प्लेट के बीच एक गैप बना, ये गैप, और इसी गैप में एक स्ट्रेट प्लेट वो भी कॉपर की यहाँ पर लगी हुई है। तो अब इतनी बात सोचिए कि मीटर ब्रिज था, ये वुडन बोर्ड था, उसके ऊपर एक एल शेप की प्लेट, एक और एल शेप की प्लेट, और बीच में जो गैप है उसमें एक स्ट्रेट प्लेट लगाई गई है, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट यानी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक एक मीटर की स्केल लगी होती है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर है, राइट। ये वुडन स्केल है, जैसे हम अक्सर देखते हैं वो वुडन स्केल लगी है, लकड़ी की स्केल लगी है। और इसी स्केल के ऊपर एक पतला थिन वायर लगा हुआ है ए से लेकर बी तक। अगर इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो इस वायर की लेंथ भी 100 सेंटीमीटर है। और ये वायर किस मटेरियल का बना है, मैग्नेटिन का बना हुआ है। दिस इज मैग्नेटिन वायर, मैग्नेटिन वायर। केवल इतने अरेंजमेंट को हम मीटर ब्रिज कहते हैं। बाकी ये भी भूल जाइए कि ये कुछ लगा है, ये कुछ लगा है, ये सब कुछ लगा है, ये बाद का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। मीटर ब्रिज सिर्फ इतना ही है। ब्लैक वाला ये वुडन बोर्ड, उसके ऊपर एल शेप की 2 ये प्लेट, इन प्लेट के बीच एक स्ट्रेट प्लेट और एक मीटर स्केल, मीटर स्केल के ऊपर एक वायर। दिस इज योर मीटर ब्रिज, राइट। सो ये प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और हम जानते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज किसको कहते हैं, एक ऐसा ब्रिज जिसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है। और ये डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब करंट 0। और ऐसा करने के बाद हमने एक डेरिवेशन करके एक कंडीशन निकाली थी P/Q = R/S। सो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब है P/Q = R/S। यानी इस थ्योरी पर, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की थ्योरी पर ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है, राइट। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ए 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेटिन और कॉन्स्टेंटन जो कि एलॉय है वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी ये जो ये वायर है, ये इसकी थिकनेस जो है वो पूरे वायर की 1 मीटर वायर की थिकनेस सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं वायर की थिकनेस ज़्यादा हो, कहीं वायर की थिकनेस कम हो। अगर वायर की थिकनेस कम ज़्यादा हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस R = ρl/A। अगर इसकी थिकनेस कम ज़्यादा होने लगेगी इसका मतलब क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कम ज़्यादा होने लगेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम ज़्यादा होने लगेगा तो कहीं इस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कहीं इस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। इसलिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर होना चाहिए, राइट। इट इज़ स्ट्रेच्ड, ये वायर जो है स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 L शेप कॉपर स्ट्रिप।
एक ये एल शेप, एक एल शेप ये की स्ट्रिप है, इन्हीं दोनों स्ट्रिप के बीच इस वायर को स्ट्रेच किया जाता है, बांधा जाता है। एल शेप कॉपर स्ट्रिप ऑन वुडन बोर्ड, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर। ए मीटर स्केल आल्सो फिटेड ऑन द वुडन बोर्ड, ये मीटर स्केल यही लगी होती है और इसी के बगल में, इसी के मीटर स्केल के ऊपर ये वायर लगा रहता है। देयर इज ए गैप बिटवीन टू एल शेप प्लेट, इन दिस गैप अनदर कॉपर स्ट्रेट प्लेट इज फिटेड एज शोन इन द फिगर। और इसके बीच में एक और लगा दी प्लेट और ये बन गया आपका मीटर ब्रिज का इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो मीटर ब्रिज में क्या क्या होता है, दो एल शेप की प्लेट, बीच में एक स्ट्रेट प्लेट, एक वुडन की एक मीटर स्केल 1 मीटर लेंथ की, उस वुडन स्केल पर 1 मीटर लेंथ का कॉन्स्टेंटन या मैग्नेटन का वायर, दैट्स ऑल। ये है मीटर ब्रिज। अब आगे इसके देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे और एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या और इसमें कनेक्ट किया जाता है। अब हम बताते हैं आपको कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। उन इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग समझिए और उन इंस्ट्रूमेंट को इस प्रैक्टिकल में यूज किया जाएगा। इसकी थ्योरी नोट करते समय इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको कुछ नहीं लिखना है, जितना पहले तक लिखा था वहाँ तक लिखना है। उसके बाद मैं बता दूंगा कि अब कहाँ से नोट्स बनानी है। तो यहाँ पर हम आपको इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। एक लगा है ये आर, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। और एक यहाँ इंस्ट्रूमेंट है आर एच, इसको बोलते हैं रियोस्टेट, राइट। और यहाँ पर एक ये गैल्वेनोमीटर है, जिसके बारे में आप जानते हैं। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, एक छोटा सा डिवाइस है जो सिर्फ हमको ये बताती है कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है, और करंट है तो उसकी डायरेक्शन क्या है फ्लो होने की, राइट। यहाँ पे हम दो डिवाइस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि ये आर क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है। तो देखिए ये एक बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स होता है इस तरीके से। ये एक वुडन बॉक्स होता है और इस बॉक्स में यहाँ पर दो टर्मिनल लगाए जाते हैं, यानी दो यहाँ पर पिंच लगे हुए होते हैं, स्क्रू लगे हुए होते हैं। और इसके अंदर इस सरफेस को अगर टॉप से देखेंगे तो कुछ अलग तरीके से नजर आएगा। मैं आपको 3D में पहले बता रहा हूँ, फिर टॉप व्यू दिखा दूंगा। यहाँ पर कुछ ब्रास की छोटे छोटे गुटके टाइप के लगे रहते हैं, ब्लॉक्स लगे रहते हैं ब्रास मटेरियल के, इस तरीके से। ऐसे, और ये इससे कनेक्ट होता है। यानी ये जो है छोटे छोटे टुकड़े लगे रहते हैं, बॉक्स टाइप के छोटे छोटे रहते हैं, ब्लॉक टाइप के। और इनके अंदर ये वुडन बोर्ड पे आपको ऊपर दिखाई देते हैं, देखने में ये गोल्डन कलर जैसे होते हैं। और इनके बीच एक की लगी होती है, यहाँ से कॉपर की एक की लगी होती है और यहाँ पर ऐसे करके ये प्लास्टिक के इसके ऊपर चढ़ी होती है, इसको हम बोलते हैं की। यहाँ पर भी इस तरीके से ऐसे ही की लगी रहती है, ऐसे सभी जगह ऐसा ही होता है। इसी तरीके से सब जगह। और यहां पर भी। अब इसके अंदर यहां पर क्या होता है, यहां से एक रेजिस्टेंस निकाला जाता है और वो रेजिस्टेंस फिर इस बगल वाली से कनेक्ट कर दिया जाता है। और सपोज ये रेजिस्टेंस है 1 ओम का। उसके बाद फिर यहाँ से फिर एक और रेजिस्टेंस वायर लिया जाता है और वो है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 2 ओम का, वो कनेक्ट है। इसके बाद ये 3 ओम, इसके बाद 4 ओम, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से 10 तक होते हैं। अलग अलग बॉक्स के अलग अलग होते हैं, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 10,000 तक, 1000 तक, हर तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं। अब देखिए होता ये है कि सपोज हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं,
हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट आ रहा है, दिस इज करंट, और ये वायर है, यहाँ से करंट वापस जाना है। अगर मैं इन सभी ब्लॉक्स जिसमें बीच में गैप था, ये दो ब्लॉक कैसे थे, ऐसे बने हुए थे, तो इन दो ब्रास यानी मेटल के बीच कोई कनेक्शन है क्या, नहीं। अब एक करंट आया ये, और ये यहाँ पे आ चुका है इस वाले, यानी यहाँ पर करंट है। अब वो इसमें कैसे जाए, इसमें जाने का तरीका ये है कि इसको हम आपस में मेटल से कनेक्ट कर दें, तब उसमें जाएगा। तो इस समय आप देख रहे हैं कि सारी की सारी की इसके अंदर इंसर्ट हैं, जो ये बीच में गैप है उसमें सारी की सारी की इंसर्ट हैं, उसके अंदर लगी हुई हैं। तो करंट यहाँ से आया, इस ब्लॉक में गया, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में आ गया क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन है, फिर इसमें आ गया क्योंकि कनेक्शन है, फिर इसमें आ गया क्योंकि कनेक्शन है, और फाइनली वो होते होते यहाँ तक आ गया, राइट। अब सपोज हम एक की निकाल देते हैं, सपोज मैंने ये एक की निकाल दी, अब क्या होगा, करंट के पास अब क्या चॉइस है, जैसे करंट यहाँ आना था, इसको यहाँ जाना था। यहाँ पर अगर हम एक कंडक्टर लगा देते हैं, कॉपर का मटेरियल लगा देते हैं, तो करंट यहाँ से यहाँ आएगा और कॉपर के मटेरियल से होते हुआ इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर एक पहले से रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम का, जो दोनों इन ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो अब देखिए, जब यहाँ पर की लगी हुई है कॉपर की, तो करंट आया, करंट को यहाँ पर देखिए कितने रास्ते मिल रहे हैं, जरा देखिए, करंट आ रहा है इधर से, ये आया करंट, सामने जाना है, बीच में कॉपर का वायर लगा हुआ है ये, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये, इसको भी वहीं जाना है। यानी अब करंट आकर इस पॉइंट पर, क्या बताइए, इस पॉइंट पर एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, जाना उसको यही है। तो करंट वहाँ चलना पसंद करता है, करंट वहाँ फ्लो करता है जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है। अगर यहाँ पर हमने की लगा रखी है की, तो वो करंट इस की में होता हुआ डायरेक्ट इसमें जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको कम रेजिस्टेंस फील करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम हो, 100 ओम, 1000 ओम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो वो इसमें से होकर नहीं जाएगा, इसमें होकर ही निकल जाएगा। लेकिन अगर हम ये रास्ता ही ब्रेक कर दें, इस पाथ को ही ब्रेक कर दें, सर्किट ही ब्रेक कर दें, तो ऐसे केस में करंट की अब मजबूरी है वो यहाँ से होकर ही जाएगा, राइट। तो अक्सर जब स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से जौन सी की निकाल लेंगे वही की एक्टिवेट हो जाती है, तो वो चीज़ समझ उनको नहीं आती है, क्योंकि जो की निकाल ली है वो एक्टिवेट क्यों होगी, वो तो हटा दी है हमने सर्किट से। एक्चुअली में हटाने का मतलब ये है कि जैसे ही हम एक की यहाँ से हटा देंगे, तो करंट के पास अब केवल एक ही चॉइस है कि वो रेजिस्टेंस होके ही निकलेगा, राइट। और अगर की लगी है तो वो रेजिस्टेंस में क्यों जाएगा, वो तो सीधा निकल जाएगा। तो जौन सी की हटा देंगे, उस की के नीचे जितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है वही रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा। अब सपोज हमें यहाँ पर 3 ओम रेजिस्टेंस लगाना है, तो या तो यहाँ से हम 3 वाली की हटा दें, तो अब करंट क्या होगा, करंट आएगा डायरेक्ट नहीं जा सकता क्योंकि पाथ तोड़ दिया है, और 3 ओम रेजिस्टेंस होकर तब यहाँ आएगा 3 ओम एक्टिवेट। या हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमें 5 ओम की रेजिस्टेंस लगाना है, और मान लेते हैं इसमें 5 ओम है ही नहीं, मान लेते हैं इसमें 1 2 3 के बाद सीधा 4, सीधे 3 के बाद सीधा 6 था या 10 था, 5 नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंसेस को 3 ओम रेजिस्टेंस और 2 ओम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 5 ओम बन जाएगा। तो एक की हम यहाँ से हटा देंगे 3 ओम की, और एक की यहाँ से हटा देंगे 2 ओम वाली। अब देखिए करंट आएगा, ये गया 3 ओम में, 3 ओम के बाद 2 ओम में गया, तो बताइए ये दोनों किस में सीरीज में आ गए कि नहीं आ गए, राइट। तो जितनी की हटाते जाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस एक्टिवेट होता जाएगा, हर एक की हटाने पर वही रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर हम ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, तो करंट आएगा 3, उसके बाद 2 में, उसके बाद 1 में, तो 3 + 2 5 + 1 6 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा। और इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स की अलग अलग वैरायटी आती हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस बॉक्सेस से अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस लगाए जा सकते हैं। 1 ओम से लेकर 1000 ओम के बीच की कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं, और 1 ओम से लेकर 100 ओम की कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। सपोज एक 50 का है, सपोज यहाँ एक 50 का है, एक 20 का है, दोनों घटा दिया 70 का एक्टिवेट हो गया,
राइट। सारी सब हटा दिए, जितने भी इसमें सब हटा दिए, तो जितने जितने रेजिस्टेंस लगे हैं सबको ऐड कर दीजिए, उतना रेजिस्टेंस उसका हो जाएगा उस रेजिस्टेंस बॉक्स का। सो रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस हमको पता होता है, एक स्टैंडर्ड डिवाइस है जिसका हमको रेजिस्टेंस पहले से दिया होता है, और जौन सी की हटा देंगे वही की एक्टिवेट हो जाएगी, वही रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा। सो दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। नाउ द सेकेंड डिवाइस इज, इसके बारे में आपको कुछ लिखना नहीं है, बस समझने की बात थी। नाउ एक और डिवाइस लगी है यहाँ पर RH, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। ये रियोस्टेट बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे घरों में रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर से हम उसको घुमा करके करंट को कंट्रोल करते हैं, वैसे ये डिवाइस है रियोस्टेट। ये भी आपको लैब में देखने को मिलेगी। इस तरीके के एक सिलेंडर होता है, और सिलेंडर में यहाँ पर ये इसको सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट लगा रहते हैं, लेग्स मान लीजिए लेग्स होती हैं, और यहाँ पर एक वायर जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, उस वायर को बहुत ही क्लोजली इसके ऊपर वाउंड किया जाता है। काफ़ी लेंथ का वायर होता है, इसको वाउंड किया जाता है, और इसका एक टर्मिनल यहाँ पर जॉकी के फॉर्म की स्क्रू के फॉर्म में यहाँ लगा रहता है, और यहाँ पर एक स्क्रू के फॉर्म में एक बार यहाँ कनेक्ट है, राइट। इसके ऊपर यहाँ पर एक मेटल की रॉड लगी है, मेटल की रॉड लगी है, और इस मेटल की रॉड में एक स्लाइडर फंसा हुआ है, एक स्लाइडर कॉन्टैक्ट फंसा रहता है, ये भी मेटल का है, राइट। ये है स्लाइडर, ये इधर उधर कहीं पर भी मूव कर सकता है, और यहाँ पर एक और स्क्रू लगा रहता है। यहाँ पर 2 स्क्रू होते हैं, यानी इसमें टोटल 3 टर्मिनल होते हैं, एक ये स्क्रू, एक ये। अब सपोज हमारे एक वायर में करंट आ रहा है I, और वो I करंट आता हुआ वायर हमने इससे कनेक्ट कर दिया, राइट। तो ये मेटल का वायर है, मेटल की ये की है, मेटल की रॉड है, और मेटल की रॉड के साथ ये स्लाइडर है, ये भी मेटल का है। तो देखिए अब ये करंट आया, वो कहाँ चला गया, वो पूरी इस मेटलिक रॉड में फैल गया, इस पूरी मेटलिक रॉड में फैल गया, राइट। मेटलिक रॉड में फैलने के बाद इसको क्या मिला, यहाँ पर एक स्लाइडर है, वो भी मेटल का बना हुआ, तो इसमें भी आ गया, और इस स्लाइडर का कांटेक्ट इस वायर के ऊपर है, तो इसका मतलब वो इस वायर में भी करंट आ गया। अब देखिए करंट के केस में क्या है कि जैसे करंट ये जा रहा है, और यहाँ पर इसको इधर पाथ है, एक इधर पाथ है, ये सब आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिए, यानी एक जंक्शन बना दिया। ये रास्ता यहाँ पे बीच में ब्रेक है, जबकि ये कंटिन्यूअस जा रहा है, तो ऑब्वियसली करंट आएगा, वो इधर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि रास्ता बीच में ब्रेक है, इसलिए वो उधर जाएगा नहीं, वो इधर ही चला जाएगा, यानी टोटल करंट इधर ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्किट ब्रेक है, सर्किट टूटा हुआ है, राइट। अब देखिए क्या करते हैं, इस करंट को हमें, ये करंट I आ रहा है, और इसको हमें इस जगह ले आना है। सपोज हमने यहाँ से एक वायर लगाया ये, तो बताइए करंट के पास क्या चॉइस है। करंट यहाँ आएगा, इस रॉड में आएगा, रॉड के बाद इस स्लाइडर में आया, स्लाइडर के बाद इस वायर में आया, इस वायर पर आने के बाद उसने देखा कहाँ से पाथ है, तो अगर ये यहाँ पर कनेक्शन आगे है ही नहीं, कनेक्शन यहाँ पर टूटा है, तो यहाँ पर वो करंट आने के बाद वो इस साइड में नहीं जाएगा, इस साइड के वायर में ही आएगा। और ये वायर कैसा है, इस पूरे सिलेंडर पर लपेटा हुआ वायर है, पूरे सिलेंडर पर लपेटा हुआ वायर है, इस तरीके से लपेटा है, ठीक है। एक बहुत बड़ी लेंथ का वायर है जिसको लपेटा गया है। तो इसमें आखिर लपेटते क्यों है, इसको ऐसा क्यों किया गया, इसलिए किया गया है, सपोज ये मान लो कि ये वायर की लेंथ 20 मीटर है, मान लेते हैं इस वायर की लेंथ 20 मीटर है। अब 20 मीटर का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो R=ρL/A, जितनी लेंथ का वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये 20 मीटर वायर को अगर हम ऐसे लपेट के ना रखते तो 20 मीटर लेंथ का वायर हम लैब में कैसे रख पाते, जबकि इस सिलेंडर पर इसको हम लपेट के बहुत ही कॉम्पैक्ट जगह में रख लेते हैं, तो ईजिली ये रख जाता है, राइट। सो यहाँ पर करंट आया, अब करंट के पास इधर जाए या इधर जाए, इधर तो कोई रास्ता है ही नहीं, इसलिए करंट वहाँ नहीं जाएगा, और करंट इतने वायर में घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा। यानी कितनी लेंथ का करंट इस्तेमाल हुआ है, केवल कितनी लेंथ का रेजिस्टेंस इस्तेमाल हुआ है, केवल इतनी लेंथ का। टोटल लेंथ इसकी इतनी है, लेकिन करंट कितनी लेंथ में चला, इतनी में, यानी ये वाली लेंथ इनएक्टिवेट रही,
क्योंकि उसमें करंट चला ही नहीं। अब हमको सपोज चाहिए रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए। रेजिस्टेंस ज़्यादा के लिए क्या बढ़ानी पड़ेगी? लेंथ। इस स्लाइडर को थोड़ा सा इधर खिसकाइए और खिसका के इस स्लाइडर को यहाँ ले आइए। अब देखिए अब क्या होगा, करंट यहाँ आएगा, यहाँ स्लाइडर हट चुका है, स्लाइडर यहाँ आ गया, करंट आया, रॉड में आया, इस स्लाइडर में आ गया, स्लाइडर मारने के बाद फिर से वायर के पास आया, इधर जाए या इधर जाए। तो आप देखिए इधर कनेक्शन है, इधर कनेक्शन ही नहीं है, तो वो इतने कम वायर में नहीं जाएगा, वो अब इतने में घूमेगा, यहाँ से लेकर इतने में इस तरीके से घूमता हुआ, ऐसे घूमता हुआ तब वापस आएगा। यानी इतने रेजिस्टेंस को वो फेस करता हुआ आएगा। तो इसका मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कंट्रोल होके मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यानी इस स्लाइडर को हम आगे पीछे करने से इसके ऊपर जो लपेटा हुआ वायर है उसकी इफेक्टिव लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब इफेक्टिव लेंथ ये कम ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर करंट की वैल्यू भी हमको कंट्रोल फॉर्म में मिलेगी, जैसे हम चाहते हैं वैसे। इसलिए कंडीशन ये है कि करंट जो है वो उधर ही जाएगा जिधर ये कनेक्शन है। अगर ये यहाँ ना होके कनेक्शन यहाँ किया होता तो वो कभी भी करंट इस साइड नहीं जाता, क्यों, फिर वो इस साइड होके आता। तो बात समझ रहे हैं। रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है जिसमें करंट को हम कंट्रोल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, यानी कि लेंथ को चेंज करके इस रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। कितना रेजिस्टेंस हमको इस्तेमाल करना है उसके लिए हम लेंथ को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? इस स्लाइडर को रोटेट कर, स्लाइडर को मूव करा करके। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक रियोस्टेट और एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मीटर ब्रिज किस तरीके से हमारे व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड काम करता है और किस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट में कैसे अरेंजमेंट करना है, कैसे कनेक्शन करने हैं वो समझिए। हमारा मीटर ब्रिज जो था उसमें एक गैप ये था, पहले एक गैप था यहाँ पर जहाँ पर हमने एक स्ट्रेट प्लेट लगा दी, और जब स्ट्रेट प्लेट लगा देंगे तो वो वन गैप अब बदल जाएंगे दो गैप में। एक प्लेट ये लगा दी तो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही गैप था, लेकिन यहाँ पर एक प्लेट लगाने से एक गैप यहाँ बन गया, एक गैप यहाँ बन गया। तो पहले इस गैप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, यहाँ पर स्क्रू लगे रहते हैं, स्क्रू को ऐसे खोलिए और रेजिस्टेंस बॉक्स में दो टर्मिनल होते हैं, बता दिया है आपको। उन दोनों टर्मिनल से एक वायर निकालिए, एक वायर को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए और दूसरे टर्मिनल के वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। ये डॉट लगी हैं, ये की दिखा रही हैं जो रेजिस्टेंस बॉक्स में की होती हैं वो। अब हमको एक रेजिस्टेंस जो एक रजिस्टर दिया जाएगा जिसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है, यानी एक वायर दिया जाएगा जिसका हमको रेजिस्टेंस नहीं पता है उसको निकालना है। उस वायर के जो दोनों किनारे होंगे वो यहाँ पर स्क्रू लगे होंगे, उन स्क्रू को ऐसे खोलिए और यहाँ पर इसको लगा के ऐसे इसको यहाँ पर टाइट कर दीजिए। कनेक्शन सभी टाइट होने चाहिए। तो ये है अननोन रेजिस्टेंस जिसका ये अननोन रजिस्टर है जिसका हमको रेजिस्टेंस निकालना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें से हम जोन सी की निकाल लेंगे वही की एक्टिवेट हो जाएगी, यानी ये माना जाएगा कि इस गैप में वही रजिस्टर एक्टिवेट है जोन से रजिस्टर की यहाँ से निकाली गई है। सपोज ये निकाल लेते हैं, ये बीच वाली निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिखा सपोज 10 ओम। इसका मतलब ये होगा कि इस गैप और इस गैप के बीच 10 ओम रजिस्टर लग गया है। हमने इसका जनरल नाम दे दिया है कि आर, कि इसमें से कोई की निकाली उसका रेजिस्टेंस था आर, और ये जो वायर दिया गया है उसका रेजिस्टेंस मान लिया है एस, राइट। अब एक सेल ली, यहाँ पर जो एल टाइप की जो प्लेट है इसमें 3 स्क्रू लगे रहते हैं, 1, 2 एंड 3। तो एक स्क्रू इसके साथ बिजी हो गया, एक स्क्रू मैग्नेटिन वायर को टाइट करने के लिए, मैग्नेटिन वायर को यहाँ पर कसने के लिए बिजी हो गया। अब एक स्क्रू बचा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो एल टाइप की एल शेप की प्लेट है इसमें भी 3 स्क्रू होते हैं। एक स्क्रू इस अननोन रेजिस्टेंस में बिजी हो गया है, एक स्क्रू वो जो मैग्नेटिन वायर का सेकेंड एंड था उसके साथ बिजी हो गया है, एक स्क्रू बचा है। अब हम एक स्क्रू से यहाँ पर एक वायर निकालते हैं और ले जाते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने के बाद बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक रेजिस्टेंस एक वायर निकालते हैं जिसको रियोस्टेट से जोड़ देते हैं। रियोस्टेट के पास 3 टर्मिनल होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। किसी भी एक टर्मिनल से इसको जोड़ दीजिए, फिर एक दूसरे टर्मिनल से अब वायर को आगे बढ़ाइए, की से हेल्प से इसको जाते हुए यहाँ पर जोड़ दीजिए इस वाले कनेक्शन से। यानी अब यहाँ पर ये बैटरी का कनेक्शन हो गया है, ठीक है। इसके पास भी 3 स्क्रू हैं, इस प्लेट के पास भी 3 स्क्रू हैं, इसके पास भी 3 स्क्रू हैं। इसके तीनों बिजी हो चुके हैं, इसके तीनों बिजी हो चुके हैं, इसके 2 बिजी हुए हैं।
इसके बाद एक और वायर लीजिए, डी पॉइंट से एक वायर को लीजिए और गैल्वेनोमीटर में दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। एक वायर लेकर के गैल्वेनोमीटर के एक एंड से लगा दीजिए। गैल्वेनोमीटर आपको लैब में इस तरीके का दिखाई देगा। यहां पर दो और यहां पर ये इस तरीके की डिवाइस होगी। तो एक वायर लीजिए, यहां से एक वायर लिया, ये वो लगा दिया मैंने यहां पर, यानी ये आ रहा है डी से, और इधर से निकालिए और यहाँ पर एक लगा दीजिए जॉकी। जॉकी को डिनोट करेंगे जे से। ये एक पेन के टाइप की होती है, इस तरीके से मेटल की बनी हुई होती है। इसमें पीछे एक स्क्रू लगा रहता है और इधर एक शार्प एज होती है, किनारे एक शार्प किनारा होता है। यहाँ पर टाइट कर देंगे इस वाले वायर को। यहाँ से जो वायर आएगा वो यहाँ पर एक पेन टाइप की जॉकी होती है, जिसको हम जॉकी बोलते हैं। ये पेन टाइप की होती है, इसको बोलेंगे जॉकी, राइट। तो डी पॉइंट से एक वायर निकला, गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से जोड़ा, दूसरे टर्मिनल से जॉकी जोड़ी और जॉकी को यहाँ लाए। अब ये जॉकी इस तरीके से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसके पीछे वायर है वो मूवेबल है। दिस इज द अरेंजमेंट फॉर एक्सपेरिमेंट। सो देखिए क्या लिखा है, लेट एस इज अननोन रेजिस्टेंस विच इज अटैच्ड बिटवीन बी एंड डी। ये बी और डी इसके बीच लगा दिया हमने अननोन रेजिस्टेंस एस। ए रेजिस्टेंस बॉक्स आर इज अटैच्ड बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स। ए सेल इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये पूरी प्लेट का नाम ए बी है, इसका ए है। ए और बी के बीच एक सेल लगाई गई है। ए सेल इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी विद रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी उसका रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है। और रेजिस्टेंस अगर आप ऐसा रेजिस्टेंस बना देंगे, इसका मतलब होगा रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, और इस पर अगर हम एरो ऐसे लगा दें, इसका मतलब होगा रेजिस्टेंस वेरिएबल है। सो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, इसलिए रेजिस्टेंस के साथ ऐसे एरो लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट। सो लिखा हुआ है रियोस्टेट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस आर एच, राइट। उसके बाद क्या है, एक गैल्वेनोमीटर जी फॉलोड बाय ए मूवेबल जॉकी जे। गैल्वेनोमीटर उसके बाद लगी है जॉकी जे, उसको कनेक्ट कर दिया गया विद डी से। ये हो गया कनेक्शन। अब क्या करेंगे, अब हम सर्किट में ये जो यहाँ पर की लगी है, की को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, सर्किट हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी नोट्स और बनाएंगे, ये नोट्स में और लिखेंगे। अब इसके देखते हैं कैसे करेगा वर्क। जब की को क्लोज कर देंगे और फिर जैसे ही यहाँ पे क्लोज करेंगे, करंट यहाँ से आई निकलेगा और जाके यहाँ पहुँचेगा। इसके बाद ये एक जंक्शन पॉइंट बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी समझा रहे हैं। ये जंक्शन पॉइंट बन जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, और हमको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा। या ये हो सकता है गैल्वेनोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन मिले, या ये हो सकता है गैल्वेनोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन मिले। अब हमको ये करना है, ये जॉकी उठा के अलग अलग वायर पर रखनी है, वायर की अलग अलग लोकेशन पर रखनी है। वायर एक ही है, इसी के ऊपर यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। इसको यहाँ अलग अलग जगह रख करके हिट एंड ट्रायल से वो जगह फाइंड करेंगे जहाँ पर इस पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। जैसे ही वो पॉइंट मिल जाएगा जब यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, बस उस समय हम कह देंगे कि हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया है। यहाँ पर अभी तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन आपको कहीं भी यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी चीज़ नहीं दिख रही होगी। तो पहले मैं इसको आपको इक्विवेलेंट करके दिखाता हूँ कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और कैसे है। ये एक सेल है, तो यहाँ पर हम सेल बना लेते हैं। दिस इज सेल वी वोल्ट की। उसके बाद लगा है रियोस्टेट लगा देते हैं। उसके बाद लगी है की लगा देते हैं। उसके बाद ये वायर ऐसा गया है, ये वायर ऐसा है, ये पॉइंट यहाँ से जाने के बाद ऐसे मुड़ करके यहाँ पहुँचा इस जगह। तो ये वाला पॉइंट ये रहा। अब ये देखिए क्या एक मेटल की, एक कॉपर की प्लेट है, यानी कि ये मेटल है। यहाँ पर एक रास्ता ये है करंट के जाने का, एक रास्ता ये है करंट के जाने का, यानी एक रास्ता इसका ऊपर जाता है, इस साइड जाता है, और एक रास्ता नीचे आता है, राइट। इस रास्ते में ये कॉपर है, इसका हमको रेजिस्टेंस नहीं लेना है। इस रास्ते में आगे जाकर यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है, यहाँ से एक वायर लगा हुआ है, वायर गया रेजिस्टेंस बॉक्स में।
रेजिस्टेंस बॉक्स में जो सी की आप निकाल लेंगे वही रजिस्टर एक्टिवेट माना जाएगा। यानी यहाँ पर जो भी की निकली है, सपोज आर रेजिस्टेंस की निकली है, तो वही रेजिस्टेंस एक्टिवेट माना जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो करंट जाएगा उसको किसका सामना करना पड़ेगा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसका सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ जो करंट जाएगा उसका सामना करना पड़ेगा रेजिस्टेंस आर का। ठीक है, अब वो आर रेजिस्टेंस से होता हुआ करंट कहाँ आएगा, इस जगह, यानी यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद फिर वो कहाँ आ गया, यहाँ। अब यहाँ पर देखिए डी पॉइंट को देखिए, डी पॉइंट के पास कितने रास्ते हैं, एक रास्ता ये है करंट के आने जाने का, एक रास्ता ये भी है करंट के आने जाने का, और एक आगे भी है। यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, जंक्शन। सो यहाँ हमें बनाना पड़ेगा एक जंक्शन। आगे किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। डी पॉइंट से नीचे की तरफ कौन है, गैल्वेनोमीटर। डी पॉइंट से नीचे की तरफ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से क्या जुड़ी है, जॉकी, जो कहाँ गई है, सी पॉइंट पर। यानी इसके आगे जुड़ी है जॉकी, यानी ये रही जॉकी, और जो जाके जुड़ी है सी पॉइंट पर, ये रही जॉकी और जाके जुड़ी है वो सी पॉइंट पर। और ये रास्ता भी एक आ रहा था इधर। अब जरा नीचे का रास्ता देखते हैं। यहाँ पर आइए ये, और ये करंट इसमें आएगा और किस में जाएगा, फिर वायर में। तो वायर क्या होता है, ये किसका वायर है, मैग्नेटिक का। यानी इसके पास क्या है, रेजिस्टेंस। कितना रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर है रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, राइट। तो यहां से लेकर यहां तक क्या बताइए, दिस इज द लेंथ ऑफ वायर। सपोज ये लेंथ L है, इतना रेजिस्टेंस वायर का कुछ होगा, पूरे वायर का कुछ अलग रेजिस्टेंस होगा, इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस अलग होगा, इतने का अलग होगा, इतने का अलग होगा, पूरे का अलग होगा। जितनी जितनी लेंथ बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मान लेते हैं ए से लेकर के इस पॉइंट तक का रेजिस्टेंस P है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ से जो करंट आएगा वो देखिए किसको फील करेगा, रेजिस्टेंस P को फील करेगा। यानी ये जो करंट आएगा वो किसको सामना करना पड़ेगा, उसको, P का। ठीक है, अब ये जाके यहाँ कहाँ मिलता है, सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर देखिए कितने रास्ते हैं, एक रास्ता ये आ रहा है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, यानी यहाँ पर भी 3 वे है, यानी ये भी जंक्शन है। P वाला जो है वो मिल जाएगा जाके C पर, P वाला मिल गया जाके C पर। C क्या था, जंक्शन। ये भी यहाँ पर देखिए जंक्शन बनने वाला है। अब आगे देखिए D के बाद क्या है, D एक जंक्शन पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर नीचे की साइड, इधर R, आगे क्या है S, यानी D के आगे क्या है S, तो D के आगे क्या है S, D के आगे S, S के आगे क्या है, D के आगे S, यहाँ आ गए, यहाँ आए, यहाँ आए। देखिए इस पॉइंट को देखिए, दिस इज अगेन ए जंक्शन। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, और एक रास्ता ये है। यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स है, सो ये भी एक जंक्शन है। सो यहाँ पर एक जंक्शन बनाएंगे ये, और ये पॉइंट ऐसे जाके फिर जाके सेल में मिल जाता है, यानी यहाँ से फिर से जाके ये सेल में मिल जाता है, राइट। अब देखिए इस C के बाद B तक कैसे जाना है, C के बाद B तक इतना वायर है ये। अगर पूरे लेंथ की वायर कितनी थी, 100 सेंटीमीटर, इतनी L है तो इतनी कितनी बची, 100 माइनस L। तो इतनी लेंथ अलग है, इसलिए इतनी लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस भी अलग होगा। मान लेते हैं इतना रेजिस्टेंस है Q, यानी अब यहाँ से C से जाने वाले करंट को Q रेजिस्टेंस फील करना पड़ेगा, राइट। क्या अब आपको दिख रहा है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी RH, ये की, और ये जो पॉइंट था A, ये जो प्लेट थी A, वो वही पॉइंट है A, ये A, और ये पॉइंट है B। क्या अब आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, राइट। और जॉकी कहाँ है, जॉकी कहाँ लगी है, C पॉइंट पर, यानी C पॉइंट पर ही जॉकी है। और वायर कहाँ है, A से लेकर B, यानी ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा वायर है। रेजिस्टेंस बॉक्स कहाँ है, ये रहा रेजिस्टेंस बॉक्स, और अननोन कहाँ है रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है, वो ये रहा। तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, यस बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन है, कैसे वर्क करता है, हम जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क करता है ऑन बैलेंसिंग कंडीशन पर, और बैलेंसिंग कंडीशन में P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। हमको हमेशा ये याद नहीं रखना चाहिए कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है, ऐसा होने पे कभी हमसे गड़बड़ी हो सकती है। हमको ये याद रखना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि अगर बीच में ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा है तो
लेफ्ट अपॉन राइट इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट या अप अपॉन डाउन इक्वल टू अप अपॉन डाउन। ये कोई ज़रूरी थोड़ा है कि वो हमेशा ये P और Q बना के दे, ये R और S बना के दे। हो सकता है वो इसको P लिखे, इसको Q लिखे, लेकिन जनरली ऐसा लिख के ऐसे ही आता है कि P Q R S ऐसे लगे होते हैं, या P और Q यहाँ R S यहाँ है। लेकिन हमको अपना स्टैंडर्ड चीज़ याद रखनी चाहिए। हमको P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S याद रखते समय ये मान के चलना चाहिए कि P और Q ये तो एडजेसेंट में लगे हैं या अबव और बिलो लगे हैं, आमने सामने नहीं लगे हैं। तो अगर मैं ये ब्रिज बैलेंस हो तो P अपॉन Q कंडीशन लगाएंगे, यानी कि ये अपॉन ये R अपॉन S इक्वल टू P अपॉन Q। तो कैसा हो जाएगा ब्रिज, कैसा बन जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। हम जानते हैं कि ब्रिज बैलेंस कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होता है, 0, यानी यहाँ पर IG की वैल्यू कितनी होती है, 0, तब ब्रिज बैलेंस होता है। और ऐसा करने पर ही ये कंडीशन आई थी पिछले लेक्चर में, राइट। तो जब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी हमको कैसे पता चलेगा करंट फ्लो नहीं कर रहा है, हमको तब पता चलेगा जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो। तो हम क्या करते हैं, ये जॉकी उठा के, ये जॉकी तो मूव कर सकते ना, यहाँ से ये ऐसे मान लीजिए कि ये गैल्वेनोमीटर के साथ ये वायर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर के साथ एक वायर आया, वो इसके साथ कनेक्ट है और ये जॉकी है। तो हमने उठा के ये जॉकी यहाँ रखी, इसका मतलब क्या होगा, ये जॉकी मैंने यहाँ रखी और हम क्या देखते हैं, गैल्वेनोमीटर में एकदम से इधर डिफ्लेक्शन है, ठीक है। फिर हमने गैल्वेनोमीटर जॉकी को उठाकर यहाँ रखा, अब हम क्या देखते हैं, उस समय डिफ्लेक्शन है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट जब भी करेंगे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में यही चेक किया जाता है कि हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं। वो कैसे चेक होगा, सबसे पहले जॉकी को सबसे किनारे यहाँ रखिए और डिफ्लेक्शन आया लेफ्ट में, फिर जॉकी को उठा के डायरेक्ट आप बी पर रखिए, डिफ्लेक्शन आना चाहिए राइट में। अगर ऐसा हुआ तभी तो बीच में कहीं ऐसा होगा कि बीच में 0 पाएगा। अगर वो दोनों साइड लेफ्ट ही जाता रहा तो वो कभी बीच में आएगा ही नहीं, या दोनों साइड राइट में ही जाता रहा तो कभी बीच में आएगा नहीं। अगर ये इस साइड जाता है और इस साइड भी जाता है तभी तो बीच में 0 आएगा। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कोई चीज़ है, वो नंबर है, वो -10 से लेकर के +10 तक जाता है, यानी एक साइड से लेकर दूसरी साइड जाता है, इसका मतलब बीच में 0 निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक नंबर है, वो एक चीज़ है कोई +5 से लेकर के +10 तक जाती है, तो कभी इसमें 0 आएगा नहीं आएगा, वो एक साइड ही चल रहा है। या -10 से आती है -5 तक, तब भी 0 नहीं आएगा। तो एक बार लेफ्ट में आना चाहिए, एक बार राइट में आना चाहिए, तभी बीच में 0 आएगा। अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब ये होगा कि आपका कनेक्शन बिल्कुल सही है, बस आप हिट एंड ट्रायल से 0 फाइंड करिए। तो कैसे करना है 0 फाइंड, सबसे पहले लेफ्ट में रखा एक साइड डिफ्लेक्शन, फिर राइट में रखा दूसरी साइड डिफ्लेक्शन, और हमने फिर इस जॉकी को यहाँ रखा, थोड़ा डिफ्लेक्शन कम, यानी आप ऐसे देखिए डिफ्लेक्शन जैसे ही ए पे रखा डिफ्लेक्शन ये, हमने यहाँ रखा डिफ्लेक्शन ये, हमने यहाँ रखा डिफ्लेक्शन ये, हमने यहाँ रखा डिफ्लेक्शन 0, यानी इस पर रखते ही डिफ्लेक्शन 0 हो गया। यानी कि यहाँ पर जो सुई की कंडीशन थी, नीडल की कंडीशन थी, वो 0 पर आ गई, यानी कि अब यहाँ पर कोई करंट नहीं है, IG की वैल्यू 0 है, यानी कि ब्रिज कैसा हो गया, बैलेंस्ड। और ब्रिज बैलेंस होते ही हम ये कंडीशन लगा देंगे और हमारा अननोन रेजिस्टेंस निकल आएगा। क्या निकाल पाएंगे ऐसे? अभी नहीं निकाल पाएंगे। अभी हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि P कितना है और Q कितना है, ये कहाँ हमको पता है। हमको सिर्फ ये पता है कि एक मैग्नेटिक का वायर है, और अगर हमें P और Q पता करना हो तो हम P का रेजिस्टेंस, जो P रेजिस्टेंस है वो बताइए, क्या इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस है, इतनी लेंथ का। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आएंगे, ρL/A, यही तो रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A, और इतनी लेंथ L लेंथ का रेजिस्टेंस हमने मान लिया है P, सो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा ρL/A। इसी तरीके से क्या Q का रेजिस्टेंस हो जाएगा ρ × 100 L/A। पर अभी हमें तो A के बारे में कुछ पता ही नहीं है कितना है, और रो के बारे में भी कुछ पता नहीं है कि इस वायर का रेजिस्टिविटी कितनी है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो इसके लिए देखिए ऐसा है कि हमें ना रेजिस्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, ना ही रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि अगर सपोज हमको रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों पता भी है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और एरिया पता भी है, तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे। अल्टीमेटली फाइनली क्या करेंगे, फाइनली जाके हम P/Q निकालेंगे। सो अभी निकाल लेते हैं P/Q। क्या ज़रूरत है हम उसको रो रखें और A की वैल्यू रखें, यहीं से निकाल लेते हैं। और ρL/A डिवाइडेड बाई
100 माइनस एल अपॉन ए। अब आप देख रहे हैं ए से ए कैंसल, रो से रो कैंसल, पी अपॉन क्यू इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। और यही इस प्रैक्टिकल की गोल्डन की है कि हमें उस वायर के रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी जिस वायर को हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर के इस्तेमाल में कर रहे थे। यानी जो मैग्नेट का वायर था उसको हम इस्तेमाल क्यों कर रहे थे, हमने एलआईओ का क्यों लिया था, हमने इसलिए लिया था क्योंकि हम ये जानना चाहते थे, हम ये चाहते थे उसका रेजिस्टेंस ना बढ़े, टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस ना बढ़े। हमको तो उसको रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी, हमको सिर्फ लेंथ की जरूरत पड़ी। और लेंथ कैसे निकालेंगे उसके लिए तो हमने स्केल लगा रखी है। इसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी ये जॉकी रुकेगी उस स्केल पर अपने आप दिख रहा होगा कि ये देखिए 0 से लेकर 40 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बचा 100 सेंट, ये कितना बचा ये 100 तक, तो ये कितना बचा 60 सेंटीमीटर। तो स्केल हमको बताएगी कि आप इस समय जॉकी को कहाँ रखे हैं, तो वो भी इंस्ट्रूमेंट में शामिल है। तो हमको रजिस्टिविटी की जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, ना उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की जरूरत है, राइट। केवल P अपॉन Q की वैल्यू ऐसे ही निकल आएगी। ध्यान रखिए यहाँ पर P की वैल्यू L नहीं है और Q की वैल्यू ये नहीं है, क्योंकि ये तो लेंथ है और P क्या है रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस दिस इज द रेशियो यूनिट लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ ये भी एक रेशियो यूनिट लेंथ। सो P अपॉन Q का रेशियो L अपॉन 100 माइनस L के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि लेंथ ये है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। बस यहाँ पर ये हो गया है, इस तरह की कैलकुलेशन के बाद ये देख पा रहे हैं कि P अपॉन Q का जो रेशियो है वो लेंथ के रेशियो के बराबर है, राइट। सो इट इज द गोल्डन पॉइंट टू फॉर इन मीटर ब्रिज कि लेंथ का रेशियो ही रेजिस्टेंस का रेशियो बन जाता है और हमको रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस या एरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो और देख लेते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम एक अननोन रेजिस्टेंस को। मान लेते हैं ए बी इज एल सेंटीमीटर, यानी ए से लेकर ये ए बी नहीं सॉरी ए सी, ये ए सी जो है वो मान लेते हैं एल सेंटीमीटर और सी बी यानी बी सी है 100 माइनस एल सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है 100, ये हो गया एल तो ये हो गया 100 माइनस एल। अब हम मान लेते हैं लेट रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल इज बी। सो रेजिस्टेंस पी की वैल्यू हो जाएगी कौन से फॉर्मूले से, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए होता है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो रेजिस्टेंस पी इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो जाएगा। इसी तरीके से रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 100 माइनस एल इज क्यू, ये हमने मान लिया है। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी रो एल की जगह 100 माइनस एल अपॉन ए। अब हम इनको इनका रेशियो निकाल लेते हैं, P अपॉन क्यू इक्वल टू रो एल अपॉन ए डिवाइडेड बाई रो इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसल, रो से रो कैंसल, ये आ जाएगा एल अपॉन 100 माइनस एल, यानी P अपॉन क्यू की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन 100 माइनस एल। अब ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन की कंडीशन है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है। हमको कैसे पता चला बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है, यही तो हमको पता करना है। जॉकी को घुमा घुमा के जगह जगह रख के देखेंगे और वो कंडीशन फाइंड करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो, और जहां पर ऐसा हो जाए उसी पॉइंट को हमको C नाम दे देना है। ये जॉकी तो इसके साथ घूमती रहेगी, पहले जॉकी को यहाँ रखेंगे फिर यहाँ रखेंगे और देखेंगे डिफ्लेक्शन इधर इधर है, तो बीच में कोई एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 होगा, उसी पॉइंट का नाम C रख देंगे। तो अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बदलेंगे तो डेफिनेटली बैलेंसिंग कंडीशन बदलेगी, तो जॉकी को इधर उधर मूव करना पड़ेगा, और सपोज बोझ C यहाँ जाता है तो लेंथ बदल जाएगी, तो P की वैल्यू बदल जाएगी, R की वैल्यू बदल जाएगी। तो रेजिस्टेंस बदल देने से, यहाँ पर R बदल देने से P और Q दोनों बदल जाएंगे, राइट। तो हमको वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो, यानी बैलेंसिंग कंडीशन फाइंड करनी है। बैलेंसिंग कंडीशन के लिए ये वैल्यू, और P अपॉन Q की जगह पर L अपॉन 100 माइनस L रख सकते हैं, R अपॉन S। सो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, S की वैल्यू क्या हो जाएगी R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। R क्या है, वो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस बॉक्स पर लगा हुआ है, यानी कि वो की वैल्यू जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से हटा रखी है वो वाला, यानी कि तुरंत हमको पता होगा, देखते ही पता चलेगा। 100 माइनस एल क्या है, ये वैल्यू कैसे पता चलेगी, देखते ही पता चलेगी, स्केल लगी हुई है, और ये भी देखते ही पता चलेगी एस एल की वैल्यू। तो तुरंत इस वैल्यू को फॉर्मूले में रखेंगे और हमको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द फुल वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। इट इज बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। सो इसका प्रिंसिपल क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज।
किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। थैंक यू।